गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस नेक्स्ट। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं या किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये 8-9 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कोई पढ़ाई की बात आपसे नहीं करने वाला हूँ, बट उन बातों को जरूर करने वाला हूँ जो यूपीएससी के लिए या किसी भी बड़े एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। ये वीडियो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, यानी एस्पिरेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, उनके पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप यहाँ मेरी बात लिख लें, ये जो मैं बातें बताऊंगा ये आपको आज भी समझ आ सकती हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो 8-9 मिनट का, या ये भी हो सकता हो कि जब आप सारे अटेम्प्ट खत्म कर चुके हो तो समझ में आएगी, ये असफल होने के बाद तो आ ही जाएगी। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिन्हें ये बात 4-5 साल बाद समझ में आई। जब मुझे ये बात पता लगी, मेरे टीचर ने बताया, जिन्हें मैं गुरु मानता था, उसके 5 साल बाद ये मुझे समझ में आई। तब तक मैं बहुत कुछ खो चुका था। तो पूरी जिंदगी के वक्त में से 8-9 मिनट आप निकाल कर इसको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन सकते हैं। किसी बात से आप असहमत भी हो सकते हैं, या बहुत सारे टीचर्स असहमत हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति असहमत हो सकते हैं, बट मैंने अपने अनुभव में, मेरे साथ कई व्यक्तियों ने सिलेक्शन पाया, कई ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने अनुभव में इन सारी बातों को सही पाया है। तो जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो मुख्यतः है कि अगर आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल मैं कोई नॉलेज की बात नहीं करने वाला हूँ। ध्यान से सुनते रहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसका एक डेफिनेट कंपोजिशन है। मैंने पाया कि यही कंपोजिशन आपकी ज़रूरत है। अगर मैं एक छोटे से डायग्राम पे बनाऊं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। अगर देखें तो ध्यान से, एटमॉस्फेयर में 77% क्या है? नाइट्रोजन। सबको पता है ना। 21% क्या है? ऑक्सीजन, और 1% अदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात अभी भी समझ में आ सकती है, और ये बात समझने में आपको 4-5 साल लग सकता है। तो सिलेक्शन के लिए 77% जरूरी है एटीट्यूड। अब ये वाला एटीट्यूड नहीं कि भाव खा रहे हैं बड़े एटीट्यूड में आजकल, वो नहीं है। इसको समझेंगे क्या है ये। तो सबसे ज्यादा क्या है? एटीट्यूड। और 21% क्या है? कॉन्फिडेंस। ये भैया या तो है ही नहीं है लोगों में, या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, एक बार मेंस दे लूं अभी क्लियर कर लूंगा, या तो है ही नहीं है, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और ये जितनी टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी, पीसीईआरटी, द हिंदू, द मुसलमान, ये सब आप जो करते हो ना, दैट इज ओनली 1%, दैट इज नॉलेज। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड। अब ये है क्या? मैं आपको कुछ, तो मैंने 10 इंपॉर्टेंट बातों को लिखा हुआ है। इसमें से 4 पेरेंट्स के लिए हैं और 6 बच्चे के लिए हैं। ये 10 बातें एक बच्चे का माइंडसेट तैयार करती हैं, ठीक बात है। और इन्हीं 10 बातों को जो लगभग होल्ड कर ले जाता है वो सेलेक्ट हो जाता है। मैंने देखा कि फेल जो बच्चे हो गए लॉन्ग टर्म में, जब 4-5 साल टाइम बाद फेल हो गए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूं। तो हमारे नॉलेज में तो कमी है ही नहीं कहीं पे, मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं, और मेरे जैसे सारे टीचर्स की तैयारियों में कोई कमी नहीं। जब आप पढ़ते होंगे अपने टीचर से, तो आप उनकी नॉलेज को देख के सोचते होंगे, इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। कुछ कमी रह गई है, वो तो कहाँ रह गई है? यहाँ पे रह गई है। तो उन्हीं 10 मुद्दों को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ठीक है। आप इसको नोट करते रहिएगा, मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाता रहूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमारे एटीट्यूड में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहला जिसे मैं मान सकता हूं, दैट इज डिसिप्लिन। अगर हमने 50 बच्चों को सिलेक्ट होते देखा है, तो मैंने पाया है उनमें से 40 से 45 ऐसे बच्चे थे जो बहुत डिसिप्लिन थे। वो क्लास रेगुलर आते हैं, वो अपनी पढ़ाई को टाइम पे पढ़ते हैं, उनके टाइमिंग में कोई 10-5 मिनट का अंतर तो आज की डेट में स्वाभाविक है, बट कहीं कोई अंतर हमने नहीं पाया। उनकी पढ़ाई का रूटीन फिक्स है, उनकी चीज़ों का डिसिप्लिन, नॉर्मल जिंदगी में डिसिप्लिन, पढ़ाई को लेकर ही नहीं। अगर वो कोई काम करते हैं तो वो भी डिसिप्लिन के साथ करते हैं। कहीं घूमने जाना है या महीने में एक बार जाना है, तो उनके कुछ टाइम टेबल है, फिक्स है, वो डिसिप्लिन्ड है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप मुझे बताइए जहां से भी आप देख रहे हो, कि आपकी स्टेट पुलिस एफिशिएंट है कि इंडियन आर्मी एफिशिएंट है? कौन सी ज्यादा अच्छी है? आप जाहिर सी बात है इसका उत्तर देंगे भारतीय सेना।
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? डिसिप्लिन का। आप लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वर्सेस आईआईटी में पढ़ रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल मिलेगा आपको? आईआईटी में अच्छा मिलेगा। रीजन क्या है? डिसिप्लिन। तो सबसे पहला एलिमेंट है एटीट्यूड का डिसिप्लिन, अभिवृत्ति का। और जब आप डिसिप्लिन में रहना सीख लेंगे तो यकीन मानिए यही वो चैनल है जिसके थ्रू आपका नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है आपके ब्रेन में, यही वो चैनल है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको बनाना है डिसिप्लिन। जो भी काम करना है, जितने भी समय करना है, उसे लगातार करते रहना है, उसे डिसिप्लिन के साथ करना है। दूसरी मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाया बच्चों में, दैट इज कंसिस्टेंसी। वो कोई भी काम ना कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, और स्पेशली मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सबसे बिल्कुल परफेक्ट बात करें तो आपने दो तरह के बच्चों को देखा होगा, मैंने भी देखा अपनी क्लास में। एक बच्चा है कि रोज उसने तय कर लिया है कि 4 से 5 घंटे, 4 से 6 घंटे पढ़ेगा, और वो लगातार पढ़ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 दिन तो एकदम नजर नहीं उठाई, लगातार पढ़ते रहे 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, और फिर ऐसा उनको कंफ्यूजन हुआ कि 10 दिन किताब नहीं उठाई, फिर कहीं से धक्का लगा, फिर 15 दिन पढ़े। ये सबसे खराब हैबिट है। तो एक कंसिस्टेंट जो है, जो कछुआ है, वो जल्दी से सेलेक्ट हो सकता है। आपको क्या करना है? एक समान चाल चलानी। ये जो ये वाली लाइन वाले लोग हैं ना, ये सेलेक्ट नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में, मैंने यही पाया। एक कंसिस्टेंसी चाहिए। इसीलिए जब मैं कभी देखता हूँ कि एक वर्किंग वाला जो बच्चा जो जॉब कर रहा होता है, जब वो तैयारी करने की कोशिश करता है, मैं यहाँ बच्चा वर्ड जरूर बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग शायद पढ़ाते पढ़ाते हमारी आदत पड़ चुकी है, बट यहाँ पे एस्पिरेंट आप सब वो समझदार लोग हैं जिन्हें बच्चा कहना तो नहीं ठीक होगा, ठीक बात है? तो इस बात को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो वो उनके पास टाइम कम होता है। या ऐसे सारे बच्चे जो ये सोच कर आते हैं उन्हें 1 साल में सिलेक्शन लेना है, या उनकी एज इस पड़ाव पे होती है 29 साल हो गई है, 30 साल हो गए, वो ज्यादा फोकस रहते हैं और कंसिस्टेंट भी रहते हैं। तीसरा, जिसको तीसरे नंबर पे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ऑलवेज बी लर्नर। हमेशा आपको लर्नर बने रहना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, 10 दिन क्लास होती नहीं है, 11वें दिन वो खुद ज्ञान बांटने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो उन्हें पढ़ा रहा है, जो भी उनका टीचर हो, चाहे जिस कोचिंग का हो, चाहे जिस कॉलेज का, उसको उससे कम आने लगा है। वो सीखने की अपनी ऑब्जेक्टिविटी को खो देता है, अपनी सब्जेक्टिविटी को खो देता है। तो एक आप ये समझिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में फर्क क्या है? इस रिमोट और आप में क्या अंतर है? आप अपने आप को रोज अपग्रेड कर सकते हो, आप चीजों को सीख सकते हो, ये कुछ विशेष अब नहीं सीख पाएगा। पॉइंट क्लियर? तो जो बच्चे लर्नर बने रहते हैं, जिनके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है, उन्हें लगातार सीखते रहना है, वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो तीसरी जो क्वालिटी है वो क्या है? लर्निंग की। आपको हमेशा सीखते रहना है। चौथा पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जिंदगी में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी नकारात्मक बातें करते हैं। अरे हमारे चाचा का लड़का 15 साल से तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन है, तुम्हारा क्या होगा? अब तुम्हारा तो सारा कॉन्फिडेंस बह गया, ठीक बात है? तो तुम्हें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं ब्लॉक कर देना है। अवॉइड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा आपको। तो निगेटिव पीपल्स को भी क्या करना है? अवॉइड करना है। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसने यूपीएससी 2016 में एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाया। मैंने कई टीचर्स को जब पढ़ाते थे तो कुछ किसी से भी गलतियां हो जाती थी, तो मैंने बच्चों को उनको टोकते हुए देखा, उन्हें समझाते हुए देखा, या हंसते हुए देखा। बट मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूं तो उसने कभी भी किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया। मैंने पाया है यदि आप इन 3 चीजों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो असफलता की दर आपके ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं जिस विधि से आप नॉलेज अडॉप्ट कर रहे हो उसको हर्डल क्रिएट कर रहा है। पहला, अगर आप अपनी स्थितियों की बार बार आलोचना करते हैं तो मेरी स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है, मैं तो गांव का हूँ, मेरे तो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन नहीं हुई, मेरी तो हिंदी मीडियम में, ये स्थिति की शिकायतें करना बंद कर दीजिए, और आलोचना तो बिल्कुल नहीं। कभी एक आध बार प्रश्न आ गया मन में तो आ गया, बट आपको भविष्य देखना है, स्थिति की आलोचनाएं नहीं करनी है। दूसरे नंबर पे मैंने कई बच्चों को देखा है अपने टीचर्स का क्रिटिसिज्म करते हुए।
दूर के ढोल सुहाने सबको लगते हैं, बट यकीन मानिए हर टीचर, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई टीचर है, कभी भी वो अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करना चाहता है। स्थितिवश कुछ हो जाता है तो एक अलग विषय, कोई जानबूझकर नहीं गलत करना चाहता है। वो अपना भरपूर पढ़कर एफर्ट डालकर बच्चे को समझाना चाहता है। इसलिए क्रिटिसिज्म मत करें, आप पूछें, लर्नर बने हैं आप पूछिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन आलोचनाओं से बचिए। तीसरा, कुछ इस तरह के भी लोग मिलते हैं जो टीचर, स्थिति, परिस्थिति, इन सब की शिकायतें करते रहते हैं और अपना कोई दोष लेना ही नहीं चाहते। यकीन मानिए अगर कोई भी सिलेक्शन होने से आपका रोक सकता है तो वो आप स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। ठीक बात है। तो आपको तीसरा, पेरेंट्स इसमें शामिल कर लीजिए। स्थितियों की शिकायत नहीं करनी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की शिकायत नहीं करनी है, अपने टीचर्स की शिकायत नहीं करनी है। शिकायत का मतलब आलोचना नहीं करनी है कि पढ़ रहे थे, जब बाहर पहुंचे तो बोलने लगे यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, उनसे ज्यादा तो हमको आता है। तुमको नहीं आता है बेटा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि जैसे ही तुम लर्नर बनना बंद करोगे तुम्हारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा व्यक्ति जीवन भर सीखता है, एक अच्छा व्यक्ति जीवन भर सीखता है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज समझ सकते हो। अगर आज बुराई कर रहे हो तो आज बंद कर दो, या तो 5 साल बाद जब फेल हो जाना, सारे बाल पकने लगेंगे, असफलताएं दिखने लगेंगी, तो ये बातें तुम्हें याद आएंगी और यही सच है। ठीक है। अवॉइड निगेटिव पीपल, और सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है। किसके किसके, पेरेंट्स के, टीचर के और सिचुएशन के। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से सुन के बताओ। मान लीजिए कि आप एक कमरे में हो जिसमें चारों तरफ से अंधेरा हो और दूर एक कोने पे एक बल्ब जल रहा हो, ठीक बात है, ऊपर, और आपने गमला रखा है, तो गमले में जो पेड़ है वो किस तरह की तरफ ग्रो करेगा। ठीक बात है, समझ गए ना। एक कमरा है, कमरे में ऊपर कहीं किनारे लाइट लगी है और बीचों बीच में एक पेड़ रखा है, तो पेड़ की जो ग्रो होगी वो लाइट स्टिमुलेशन से टुवर्ड्स लाइट होगी, ऊपर की तरफ, लाइट की तरफ जाएगा। ठीक है ना। और वही लाइट अगर नीचे जाके रखी हुई है कहीं किनारे, तो पेड़ झुकना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपना सेल्फ स्टडी का साथी उस व्यक्ति को ढूंढना है जो आपसे ज्यादा परफेक्ट हो, आपसे ज्यादा ज्ञान हो, यानी आपको वो लाइट दे सके ना आप लोगों को लाइट दें, ऐसा काम मत करिए। चाय की दुकानों पे मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट को देखा है ज्ञान देते हुए, वो पूरी जिंदगी ज्ञान में ही बीतती है उनकी। हम लोग उन्हीं में, ज्ञान देने वाले लोगों में है जो जिंदगी बिता रहे हैं। आप बचिए, आपको ऐसे साथी को ढूंढना है जो आपको मोटिवेट करता हो पढ़ने के लिए। ये नहीं कहता है यार पाताल लोक आ गई है चलो दिखाया जाए या देख लिया जाए, वो डिस्टर्ब नहीं करता है, वो आपके नोट्स चुरा के नहीं भागता है। ठीक है, तो ऐसा साथी ढूंढना है। आपने कई मूवीज वगैरह में भी देखा। मैं रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसे दोस्त को बनाना है जिसको आपसे ज्यादा आता हो। आप चाहे जैसे बनाओ, चाहे उसको समोसे खिलाओ, चाहे उसको चिली पनीर खिलाओ, मंचूरियन खिलाओ, बट ऐसे दोस्तों को साथ में रखो जो आपसे ज्यादा समझते हो, जो आपसे ज्यादा जानते हो। एंड द लास्ट पॉइंट, जो छठा सातवां पॉइंट है जो आपको समझना है, कि हमेशा प्रश्न करिए, हमेशा प्रश्न करिए। क्यों है, कैसे है, कहां है, क्या है। आर्ग्यूमेंट से बचिए, लेकिन प्रश्न हमेशा करिए। और ये प्रश्न आप अपनी किताबों से करिए, अपने दिमाग से करिए, अपने टीचर से करिए। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, क्यों लगा रही है, कैसे लगा रही है। तो ये जो WH क्वेश्चन है ना, ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे। तो प्रश्न करना आपका अधिकार है, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचिए। आपने वो किस्सा सुना होगा ना, एक मास्टर जी जा रहे थे और एक आम आदमी जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था, चरवाहा था वो, यानी गाय भैंस चराता था। आगे चलते चलते गए तो उन्होंने देखा एक बकरी जा रही है, तो चरवाहे ने कहा देखो कितना बड़ा बैल है। मास्टर जी ने कहा पागल हो गए हो क्या, ये बकरी है। फिर चरवाहे ने कहा यार इतना बड़ा बैल तुमको नहीं दिख रहा, ये बैल नहीं है। बोले साहब बैल है ये। लोग गए राजा के पास में। जब राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा क्या करता है, कहता है मास्टर साहब को 20 कोड़े लगाए जाएं। तो बड़ा अचंभा हो गया। उत्तर ये इसका मिला कि मास्टर साहब को कोड़े इसलिए लगाए जाएं कि ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो मूर्ख व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट करने में अपना समय मत गवाइए। ठीक है, क्या है इसे समझने की कोशिश करना आपका अधिकार है, प्रश्न करते रहिए, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में टाइम मत वेस्ट करिए।
ये बातें बच्चों के लिए, एटीट्यूड इनसे बहुत ज्यादा है और सारी चीजों से डिफाइन करता है, ठीक बात है। बट ये वो मूल बातें हैं जो ये तय कर देंगी कि 1-1.5 साल आपका कैसा है, और यही आपको सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बातें आज आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो हो सकता हो कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, अदरवाइज ये थोड़ा सा असंभव होगा। और यकीन मानिए, मैं फिर तीसरी बार इस बात को बता रहा हूं, ये चाहे आज समझ लेना, चाहे 5-6 अटेम्प्ट जो बचे हैं आप उसको खत्म करने के बाद समझ लेना। यहाँ पे जब मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो हम अपने अंदर से तो बदलाव ला ही सकते हैं, बट समाज में भी कुछ चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। और सबसे पहला जो समाज का पार्ट है वो हमें अपने घर में देखने को मिलता है। तो ये अगले 1-2 मिनट की बातें मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना चाहते हैं, जज की तैयारी कराना चाहते हैं, तो इन केवल 4 बातों का आप ध्यान रखिए, केवल 4 बात। सबसे पहला, आपको ये समझना होगा कि ये एग्जाम है, एक कंपटीशन है। इसमें सफलता असफलता हर बार बच्चे के हाथ में नहीं होती है। कई चीजें आपने देखेंगे कि वो उसने बड़ी मेहनत की, सफल नहीं हुआ, तो कभी बच्चे से शिकायत मत करें, ठीक बात है, पहला पॉइंट। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से शिकायत करना बंद कर दे कि तुम फेल हो गए। दूसरा, बच्चे के दिमाग पे जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो पेरेंट्स का पड़ता है। अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे को बार बार ये एहसास दिला रहे हैं, यार देखो मैं तुम्हें कितनी कठिनाई से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं खेत बेच के कर रहा हूँ, मैं यहाँ सुधार लेके कर रहा हूँ, मैं वहाँ सुधार ले रहा हूँ, तो बच्चे का मन पढ़ने से ज्यादा आपकी आर्थिक कमजोरी दूर करने में लगने लगेगा। वो आपसे पैसे मांगना, अपनी जरूरत की चीजें मांगना धीरे धीरे बंद करने लगेगा, और ऐसे में वो रोजगार के विकल्प ढूंढेगा जो उसको तैयारी से दूर लेके जाएगा। तो कोई भी पेरेंट्स बच्चों के सामने इस तरह के झगड़े करना बंद कर दे। तीसरा पॉइंट, ये मैं बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे का जो सबसे ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब होता है, जो उसका सबसे ज्यादा माइंडसेट डिस्ट्रॉय होता है, वो होता है पेरेंट्स के आपस के झगड़े देके, विषय चाहे जो भी हो। उन झगड़ों को जैसे ही बच्चा देखता है या सुनता है कि पापा ने मम्मी को ये कहा, मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, उसका पूरा पूरा जो पेस होता है तैयारी का डिस्टर्ब होने लगता है। तो बच्चे के एटीट्यूड के लिए जरूरी है कि माँ बाप भी संयमित रहें, एटलीस्ट बच्चों के सामने झगड़ा मत करें। व्यवस्था बना लेंगे, आज रात को 8 से 9 बजे हम लोग कमरा बंद करेंगे और खूब झगड़ा करेंगे, लाठी डंडे चलाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, जो करना चाहे करे, बस बच्चे के सामने आपको नहीं करना है। अगर आप उसको बनता हुआ देखना चाहते हो तो, और नहीं देखना चाहते तो रोज लड़ो, सुबह उठाओ और शाम तक लड़ते रहो। एंड द लास्ट फॉर पेरेंट्स, कि आपको बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है, जो साधारणता हर पेरेंट्स करता है। बच्चे को जो सबसे बुरा लगता है कि उनके माँ बाप किसी और की तारीफ कर रहे हैं, और इन सब चीजों में उलझा हुआ बच्चा सही से तैयारी नहीं कर पाता है। तो ये 10 बातें 7 बच्चे को अपने अंदर लानी है। समाज, पूरा समाज तो हम बदल नहीं पाएंगे, बट अपने पेरेंट्स को ये सुझाव दिया जा सकता है कि इस वीडियो को देख लें, शायद कुछ बदल जाए, ठीक बात है। तो ये 10 मुद्दे हो गए जिन्हें आप समझना। मैं आपको फिर बता दूं, हो सकता हो कि इनमें कही गई कुछ बातों से आप असहमत हो। अगली बात हम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस की कहानी तो ये है कि 10 दिन तो बहुत ज्यादा है कि यार मैं हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन तय है, मैं तो पढ़ रहा हूं, और 10 दिन तो ऐसा निगेटिव है कि हमें लगता है कि यार हम तो डिप्रेशन में चल रहे हैं क्या। तो इसकी जो मूल वजह है वो हमारी नॉलेज से रिलेटेड है और हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो कॉन्फिडेंस का एक निश्चित लेवल बना होना जरूरी है। बहुत ज्यादा हो गया तो नुकसान है, तभी बर्बाद हो जाओगे, और कम हो गया तो बर्बाद हो ही। अब मैंने ये पाया है, ऐसे बच्चे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, भले ही वो आधे घंटे टहलते हों, 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हो या अच्छी एक्सरसाइज करते हो, वो बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे तो बड़ा अजीब सी बात बताई इन्होंने। देखिए, बाकी सारी शर्तों के साथ आपका फिट रहना भी बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं, बच्चों से आता है बच्चा 60 किलो पे तैयारी करना शुरू करते हुए, और मैं इसी दिल्ली से जाते हुए लोगों को देखा हूं कि वो 80 किलो का हो गया, 50 परिवर्तन हो गए, भौगोलिक परिवर्तन। तो ये जो बॉडी में जो मूड स्विंग्स हैं वो हमारी हेल्थ से बहुत रिलेटेड है। तो एक अच्छी फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो डेली एक्सरसाइज करने से आपकी नॉलेज, ऑब्जर्वेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी फिटनेस, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगी और आपकी कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखेगी। तो एक डेली एक्सरसाइज तो बहुत रिकमेंडेड है कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, जो निगेटिव पर्सन्स हैं, जिनकी अप्रोच ही दुनिया को लेके निगेटिव है, जो बार बार क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं आपको, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, चाहे जैसे करके करना है, आप अवॉइड करिए।
और बची बात 1% नॉलेज की, तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल मोड, लाइब्रेरी मोड, गर्लफ्रेंड मोड, अलग अलग तरीके से नॉलेज रिसीव कर रहे हो, पिक्चरें देख के कर रहे हो, ये 20-25 सालों से कर रहे हो भाई, जब से जन्म लिया है तब से वही सब सीख रहे हो। आप बताइए, बाल श्रम के बारे में आपने कब सीखा, चाइल्ड लेबर के बारे में कब सीखा, डाउरी के बारे में कब सीखा, वुमेन के बारे में कब सीखा, पाकिस्तान के बारे में कब जाना, अपने बारे में कब जाना, सोसाइटी के बारे में कब जाना, वृद्धों की समस्या के बारे में कब जाना, तो सब सीखते चले आ रहे हो ना। इन्हीं सबका रिफाइंड वर्जन ही तुम्हारा मेंस का पेपर है। क्लियर? तो नॉलेज के लिए तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, और बहुत सारी कोचिंग्स हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आखिरी बात आपको बताता हूं। बात कुछ 2009 की है। मैं एक हॉस्टल में रहता था दक्षिणी दिल्ली के। उस 2009-10 की बात है। उस हॉस्टल में एक व्यक्ति और रहता था जो उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैं पूरी तरह से जॉब में था, एक अच्छी जॉब थी मेरे पास, एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती थी। चूंकि बैचलर था तो मैं हॉस्टल में रहना प्रेफर करता था। एक दिन मैंने सुबह सुबह देखा कि वहां बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और तो मुझे सो ही रहा था और सुबह सुबह बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मैंने झांक के देखा तो एक लड़का था जिसको सब कंधे पे बैठाए हुए थे, उसको ढेर सारे माले वगैरह पहना रखे थे। मैंने अच्छी नौकरी कर ली, मैंने अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, बट उतना सम्मान मुझे कभी नहीं मिल रहा था। रात में जब वही बच्चा मेस में मिला, मुझे वही लड़का मुझे मेस में मिला, तो मैंने उससे पूछा, मतलब ऐसा क्या किया है? तो उसने मुझे बताया कि मैंने रैंक आई है मेरी यूपीएससी में। रैंक नंबर डिस्क्लोज कर देंगे तो आप पहचान जाएंगे, तो शायद उचित नहीं होगा। ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी कि ये बात चाहे आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज समझ लें, या तो आज से 4 साल बाद समझ लें। बदकिस्मती से ये बात मैं 4 साल बाद ही समझा था, सन 12-13 में। फिर मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि इन बातों को सहमत असहमत होने के बावजूद, चाहे आप आज समझ लें चाहे 4 साल बाद समझ लें, अगर आप ये समझ जाएंगे तो यकीन मानिए अगले साल या जब भी आपके एग्जामिनेशन के सेशन पूरे हो रहे होंगे, आप काफी पॉजिटिव सिचुएशन में होंगे। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आएंगी। प्लीज कमेंट करके अपनी बात को मुझे जरूर बताइएगा, अपने व्यूज को हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।